दिवाली का त्योहार मनाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आज एसपी प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव और सीएम अखिलेश यादव ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और सुबह 11 बजे के आसपास ये पीसी हो सकती है। इसी बीच अखिलेश यादव का भी बयान आया है। अखिलेश ने कहा है कि वो पूरा ध्यान चुनाव प्रचार पर दे रहे हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि साजिशों से लड़ता रहूंगा। अखिलेश ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने से मैं आहत हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि वो 5 नवंबर को पार्टी की रजत जयंती समारोह में हिस्सा लेंगे। वहीं 3 नवंबर से निकलने वाली सीएम अखिलेश यादव की विकास रथ यात्रा का रूट तय हो गया है। मुख्यमंत्री की यात्रा की शुरुआत लखनऊ से होगी और उन्नाव होते हुए कानपुर से आगे बढ़ेगी और इस दौरान सीएम जनसंपर्क करेंगे और लोगों की सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। वहीं बंद कमरों से खुले मंच तक हुए सियासी संग्राम के बाद अब समाजवादी पार्टी में ऑल इज वेल है। मंगलवार को एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी और परिवार में कोई झगड़ा नहीं है और इसके साथ ही मुलायम ने साफ कर दिया कि फिलहाल अखिलेश ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। हालांकि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला चुनाव के बाद होगा। समाजवादी पार्टी में मचा घमासान थम गया है। सोमवार को ही बैठकों के बाद अब पार्टी और परिवार में सब ऑल इज वेल के गीत गा रहे हैं। भाई शिवपाल और बेटे अखिलेश के बीच सियासी टकराव को शांत करने के बाद एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव मीडिया के सवालों का जवाब देने सामने आए। एसपी मुखिया ने कहा कि पार्टी और परिवार में सब ठीक है, कोई झगड़ा नहीं है, सब एक हैं। अखिलेश अभी सीएम बने रहेंगे और आगे का फैसला चुनाव के बाद होगा। पार्टी एक है, परिवार एक है, पूरी कार्यकर्ता पूरी नेता एक है और अखिलेश जी को झूठा करा दिया और एक हमारा बहुमत करिए और बहुमत बोलना है सब पूरी किसको बना रहे हैं तो भाई मुख्यमंत्री है तो कैसे है कोई आपत्ति आगे भी रहेंगे। मुलायम ने परिवार में मची कलह पर सफाई देते हुए कहा कि कुछ षड्यंत्रकारी जिनका कोई जनाधार नहीं है वो पार्टी में फूट डालना चाहते हैं। साथ ही अमर को लेकर उठे सवालों पर मुलायम कुछ डिफेंसिव नजर आए। आप कैसे देखते राम गोपाल जी ने कहा है एक छोटे सिक्के के उनकी बात का आपको मैं महत्व नहीं देता हूँ। अमर सिंह को बीच में क्यों लाते हैं? षड्यंत्रकारी हैं, कुछ कोई षड्यंत्रकारी हैं और जिनका कोई जनाधारी नहीं है वो बाहर के कुछ लोग अमर सिंह के लिए लाते हैं, उनको आप है। हालांकि शिवपाल यादव को फिर से मंत्रिमंडल में लेने या न लेने का फैसला मुलायम ने अखिलेश पर छोड़ दिया। साथ ही मुलायम ने कहा कि वो ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जिससे कोई नया विवाद खड़ा हो। साफ है कि मुलायम सिंह यादव अब मामले को ठंडा करने में जुटे हैं ताकि परिवार और पार्टी की एकता बनी रहे और पूरी पार्टी एकजुट होकर 2017 के चुनावी रण में कूद सके। लखनऊ से अवनीश विद्यार्थी और अमिता पारुल के साथ विवेक तिवारी, इंडिया 24/7। वहीं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री पवन पांडे ने एमएलसी आशु मलिक के आरोपों को झूठा करार दिया है। पवन पांडे के मुताबिक वो सीएम से अपने क्षेत्र के विकास के लिए चर्चा करने के लिए आए हुए थे और पवन पांडे ने नेताजी को संरक्षक बताया है। वहीं कहा है कि उनका मकसद अखिलेश यादव को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। आपको बता दें कि एमएलसी आशु मलिक ने आरोप लगाया था कि मंत्री पवन पांडे ने उनके साथ मारपीट की। माननीय मुलायम सिंह यादव जी हम लोगों के संरक्षक हैं, नेता हैं, हम लोग के मार्गदर्शक हैं और उनके आशीर्वाद से हम लोग राजनीति में हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा उनके किए गए विकास के कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और 2017 में दोबारा श्री अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। नेताजी के आशीर्वाद से हम सारे लोग चुनाव के मैदान में जा रहे हैं, सरकार बनाएंगे।
पहली बात, मैं कोई इस्तीफा देने नहीं जा रहा हूँ। ये आप लोगों की बिल्कुल भ्रामक सूचना है और ऐसा कहीं कुछ नहीं है। दूसरी बात, आसू मलिक ने जो भी आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल भ्रामक हैं। उन्होंने जो FIR में लिखा है, जैसा मुझे जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर उनके साथ घटना हुई। आप लोग इसकी जानकारी कर लीजिए। कल आप लोग सारे लोग इसी मुख्यमंत्री आवास के बाहर दिन भर थे। सुनिए मेरी बात, पहले जो उन्होंने FIR किया पता करिए जाके पहले FIR में क्या लिखा है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर आप सारे लोग कल दिन भर थे। यहाँ पर भारी फोर्स और सुरक्षा रहती है। आप बताइए क्या यहाँ कोई झगड़ा हुआ? हम आप ही सवाल कर रहे हैं, कोई झगड़ा हुआ? वहीं लखनऊ में मचे समाजवादी घमासान पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने चुटकी ली है। अच्छा हो रहा, सब सुबह जाएगा, सब अच्छा हो रहा है। दिन भर एक गेटे पर रहता है समाजवादी पार्टी। अरे समाजवादी पार्टी का कनेक्टर है। मंच पर दिन भर मीटिंग लोग करेगा, मारामारी करेगा, फिर ज्वाइन करेगा, होते रहता। लेकिन आज मुलायम सिंह ने जो पीसी किया उसमें अखिलेश नहीं पहुंचे। कोई जरूरी है कि हम जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मेरा बेटा भी आवे वहाँ पर, बुलावेंगे तब नहीं होगा। वहीं तमिलनाडु की सीएम जयललिता के स्वास्थ्य की कामना को लेकर देश भर में प्रार्थना हो रही है और चेन्नई में जयललिता के समर्थकों ने विशेष पूजा अर्चना की और जयललिता के जल्द ठीक होने के लिए 108 अग्नि यज्ञम का आयोजन किया गया। और जबकि AIADMK की महिला समर्थकों ने अस्पताल के बाहर प्रार्थना की। तो जयललिता कई दिनों से बीमार चल रही हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। उधर लालू यादव के बेटे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव और बीजेपी नेता सुशील मोदी के बीच जुबानी जंग काफी तेज हो गई और तेज प्रताप ने भाषाई मर्यादा ही तोड़ दी। बिहार के उप मुख्यमंत्री और लालू के दूसरे बेटे तेजस्वी यादव की शादी पर की गई टिप्पणी के बाद विवाद काफी बढ़ गया। आपको बता दें कि बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा था कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की शादी की चर्चा की जा रही है, पर तेज प्रताप की शादी की चर्चा नहीं हो रही है, वो कुंवारे रह जाएंगे। जिसके बाद तेज प्रताप ने इसका जवाब देते हुए भाषाई मर्यादा लांघ दी। चाहे शादी ब्याह से मुद्दा होती तो हमारे पिताजी हैं, माताजी हैं, वो देखेंगे कि संतान के लिए उच्च कोटि का क्या हो सकता है। तो हम यही नसीहत देंगे, आप पहले अपने यहाँ घर में देखिए, आप अपने पुत्र, आपके पुत्र हैं क्या, उनकी शादी कराइए आप। ये सवाल सुशील मोदी जी को अपने आप से पूछना चाहिए कि निचला स्तर की राजनीति कौन कर रहा है। ये बयान किसकी कब शादी होगी, नहीं शादी होगी, उनको इतना तो संस्कार जरूर होगा कि माँ बाप तय करते हैं उनके बेटे का क्या शादी होगा, नहीं होगा। हम लोग भी बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हम अवॉइड करते हैं बोलने से। जहाँ तक उनकी बेटी की बात है, पहले तो वो तय करे ना कि उनकी बेटे की शादी कौन से धर्म में होगी, क्रिश्चियन में होगी या हिंदुओं में होगी। और टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद की रेस में शामिल TCS के CEO N चंद्रशेखरन की दावेदारी और मजबूत हो गई है। और आपको बता दें कि चंद्रशेखरन को टाटा सन्स के बोर्ड में शामिल किया गया है और कंपनी बोर्ड में उन्हें एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर शामिल किया गया है। साथ ही JLR के CEO राल्फ स्पेट को शामिल किया गया है, लेकिन चंद्रशेखरन की बोर्ड में नियुक्ति को काफी अहम माना जा रहा है। बोर्ड में दोनों को शामिल किए जाने पर टाटा ग्रुप के अंतरिम चेयरमैन रतन टाटा का कहना है कि उन्होंने अपनी कंपनी में शानदार लीडरशिप दी है और ये उनकी काम को मान्यता है। वहीं ग्रुप के नए चेयरमैन की नियुक्ति के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनी है जो 4 महीनों में नए चेयरमैन का चुनाव करेगी। अब इस नियुक्ति से चंद्रशेखरन की दावेदारी काफी मजबूत हो गई है। N चंद्रशेखरन ने बोर्ड में शामिल किए जाने का स्वागत किया है और कहा है कि बोर्ड में वो अपना योगदान देने को तैयार है। और वहीं टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से हटाए गए साइरस मिस्त्री ने रतन टाटा, टाटा ग्रुप और टाटा ट्रस्ट के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि NCTL में कैविएट दाखिल कर दी है। साथ ही साइरस मिस्त्री ने सर दोराबजी ट्रस्ट के खिलाफ भी कैविएट दाखिल की है।
एक कैविट साइरस इन्वेस्टमेंट्स ने रतन टाटा और टाटा सन्स के खिलाफ दाखिल की है। कैबिनेट में मांग की गई है कि कोई भी फैसला देने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए। हालांकि साइरस मिस्त्री के ऑफिस ने कैबिनेट फाइल करने की खबरों का खंडन किया है। साइरस मिस्त्री के ऑफिस के मुताबिक ऐसे लोग कैबिनेट फाइल करते हैं जिन्हें कानूनी कार्रवाई का डर होता है। आपको बता दें कि इसके पहले टाटा सन्स ने सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट में कैबिनेट दाखिल कर मांग की है कि इस मामले में कोई फैसला देने से पहले उनका पक्ष सुना जाए। तो टाटा ग्रुप की कंपनियों के सीईओज की बैठक में ग्रुप के अंतरिम चेयरमैन रतन टाटा ने कहा कि उन्हें मार्केट लीडर की तरह एक्ट करना है और साथ ही उन्होंने कहा कि कंपनियों को अपनी मार्केट पोजीशन पर फोकस करने की दरकार है। रतन टाटा ने कहा कि पहले भी हम लोग साथ काम कर चुके हैं और हमें आप लोगों पर गर्व है। उन्होंने सीईओ से कहा कि वो अपनी कंपनियों के बिजनेस पर फोकस रखें। रतन टाटा ने कहा कि वो छोटे समय के लिए चेयरमैन बने हैं और जल्द ही नए चेयरमैन का चुनाव हो जाएगा। और देश में टैक्स रिफॉर्म को लेकर मोदी सरकार द्वारा लागू किया जा रहा जीएसटी महंगाई से आम आदमी की कमर तोड़ सकता है। जी हां, जीएसटी काउंसिल में जीएसटी रेट को लेकर लगभग सहमति बन गई है और सूत्रों के मुताबिक जीएसटी काउंसिल में 4 टैक्स स्लैब पर सहमति बन गई है और जिस पर 3 से 4 नवंबर और 8 से 9 नवंबर को होने वाली बैठक में मुहर लग सकती है। 10-12 मुद्दे अभी ऐसे हैं जिन पर सहमति नहीं बन पाई है। सूत्रों के मुताबिक जिन आइटम्स पर 3 से 9% टैक्स लगता है उन पर 6% जीएसटी लगेगा, जबकि 9 से 15% टैक्स वाले आइटम्स पर 12% और 15 से 21% टैक्स वाले आइटम्स पर 18% जीएसटी लगेगा। वहीं सरकार के कुल टैक्स का 31.09% हिस्सा इन 3 स्लैब से आता है। इसके अलावा जिन प्रोडक्ट्स पर 21% से ज्यादा टैक्स लगता है उन सारे आइटम्स पर 26% जीएसटी लगेगा। वहीं सूत्रों के मुताबिक 8 से 10 प्रोडक्ट कैटेगरी ऐसी हैं जिन पर लग्जरी या सिन टैक्स लग सकता है। इनमें पान मसाला, तंबाकू, कोल्ड ड्रिंक्स, लग्जरी कारें शामिल हैं और इसके अलावा सभी शेड्यूल सर्विसेज पर 18% जीएसटी लगेगा। इन सर्विसेज पर सेस अलग से जारी रहेगा और फिलहाल सर्विसेज पर 14% सर्विस टैक्स, 0.5% कृषि कल्याण सेस और 0.5% स्वच्छ भारत सेस लगता है। यानी एक तरह से सर्विसेज पर कुल मिलाकर 19% टैक्स लगेगा। यानी अगले साल जीएसटी लागू होने के बाद महंगाई बढ़ने के पूरे आसार हैं। वहीं झारखंड की राजधानी रांची में भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का चौथा वनडे मुकाबला खेला जाएगा और 5 वनडे मैचों की सीरीज में आपको बता दें कि भारत 2-1 से आगे है। लिहाजा इस चौथे वनडे मुकाबले में भारत सीरीज स्टील करने के इरादे से मैदान पर उतरेगा। और रांची में टीम इंडिया ने एक भी वनडे मुकाबला हारा नहीं है। वैसे टीम इंडिया ने यहां 3 वनडे मैचेस खेले हैं और तीनों में भारत ने जीत दर्ज की है और महेंद्र सिंह धोनी का होम ग्राउंड भी है। लिहाजा दर्शकों को काफी उम्मीद होगी कैप्टन धोनी से कि वो चौके छक्के जड़े अपने मैदान पर हीरो बने। और क्रिकेट का मैदान हो या सुनहरा पर्दा, हर तरफ धोनी का खुमार सर चढ़कर बोल रहा है। भारत न्यूजीलैंड के बीच चौथे वनडे का लोगों को बेसब्री से इंतजार है क्योंकि इस बार मुकाबला माही के घर में है और यहां टीम इंडिया की कोशिश होगी सीरीज सील करके माही को उनके घर में जीत का तोहफा देने की। अब यही आवाज आपको रांची के स्टेडियम में सुनने को मिलेगी जब माही कीवी टीम के बॉलरों की धज्जियां उड़ाएंगे। पिछले मैच में जबरदस्त बैटिंग के बाद लोग होम ग्राउंड पर भी धोनी से शतक की उम्मीद लगाए बैठे हैं। महेंद्र सिंह धोनी का मूवी में भी थिएटर में भी भीड़ था, यहाँ स्टेडियम में भी भीड़ है। हम लोग को ना वहाँ टिकट मिला है ना इधर मिल रहा है। हम लोग अभी भी परेशान है टिकट के लिए। धोनी का तो बहुत क्रेज है। एक तो उसका मूवी रिलीज हो चुका है तो आई थिंक कि इस बार रांची के लिए कुछ ज्यादा ही क्रेज है धोनी के लिए। रांची में होने वाले मुकाबले के लिए सभी टिकट बिक चुके हैं। क्रिकेट प्रशंसकों में मैच का खुमार तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट का क्रेज है। टिकट सीरियसली नहीं मिल रही है, बहुत भीड़ है। मतलब पूरे झारखंड से लोग आ रहे हैं धोनी का मैच देखने के लिए।
एंड बहुत एक्साइटमेंट है, सारे क्रिकेटर्स आ रहे हैं, हम लोग तो एयरपोर्ट भी जा रहे हैं उन लोगों को देखने के लिए। बहुत अच्छा, वो मूवी इतना अच्छा बनाया गया है। पर पहले तो धोनी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर मूवी देखने के बाद बहुत इंटरेस्ट लगा। वहीं टीम इंडिया के साथ साल 2004 में जुड़े बॉल बॉय धर्मवीर को भी इस बार माही से कुछ खास उम्मीद है। बिल्कुल, देखो सबसे पहले तो वो ग्रेट इंसान है और एक ग्रेट क्रिकेटर है। उनका क्रेज तो लाखों करोड़ों में सब में फैला हुआ है और इंडिया में अब्रॉड में जाके जो उनके फैंस फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छा लगता है। स्पेशल रांची में उनका होम ग्राउंड है तो फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा रहेगा। यहाँ पे बहुत लोग प्यार करते हैं, सभी लोग ऑल ओवर इंडिया उनको बहुत प्यार करते हैं। रांची में स्पेशली लोगों ने प्यार करते हैं। मैच में एक बार फिर धोनी का जबरदस्त धमाल देखने को मिल सकता है और माही भी यहाँ अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि सवाल अपने शहर का है। कामरान, इंडिया 24/7, रांची। अगली खबर की बात करें तो होंडा ने अपनी प्रीमियम सेडान एकॉर्ड का हाइब्रिड वर्जन लॉन्च किया है और आपको बता दें कि एकॉर्ड हाइब्रिड की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 37 लाख रुपए है और ये एकॉर्ड का 9th जनरेशन मॉडल है। आपको लेकर चलते हैं होंडा एकॉर्ड हाइब्रिड की टेस्ट ड्राइव पर। 2013 में अगर मैं गलत नहीं तो होंडा एकॉर्ड को डिसकंटिन्यू किया गया था, लेकिन अब ये गाड़ी कर रही है वापसी एंड दैट टू इन अ स्टाइल। यस, दिस इज द रेजुविनेटेड होंडा एकॉर्ड हाइब्रिड। इस गाड़ी को कंप्लीट बिल्ट अप यूनिट यानी कि सीबीयू के तौर पर भारत में उतारा जाएगा। 8th जनरेशन एकॉर्ड से अलग इस नई एकॉर्ड को ज्यादा स्लीक बनाया गया है। लार्ज सिंगल स्ट्रिप क्रोमा ग्रिल, खूबसूरत एलईडी हेडलाइट विद DRL इस कार को परफेक्ट प्रीमियम फ्रंट देते हैं, लेकिन इसका स्लाइड प्रोफाइल डिजाइन के लिहाज से इसका सबसे बड़ा यूएसपी है। शार्प शोल्डर लाइन जो इस कार को सुप्रीम प्रेजेंस देता है। रियर पर शायद डिजाइनर्स ने ज्यादा मेहनत न करना बेहतर समझा। इस गाड़ी की अगर बात करें तो इसमें एक 2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, IVTEC एटकिंसन इंजन जो कहते हैं। उस इंजन को जो है खास 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ कंबाइन किया गया और टोटल जो पावर आउटपुट है वो करीब 215 HP की है। ज्यादातर हाइब्रिड में इंजन व्हील को ड्राइव करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर ही फ्रंट व्हील को ड्राइव करती है, यानी कि फ्रंट व्हील और इंजन में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। ईवी ड्राइव मोड पर आप करीब 2 किलोमीटर तक सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर पर गाड़ी चला सकते हैं। बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी के लिए एकॉर्ड हाइब्रिड 3 मोड में ऑटोमेटिक शिफ्ट करता है। इस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में एक पेट्रोल इंजन है जिसका इस्तेमाल किया गया जो कि 2 लीटर का है, साथ में 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स इस्तेमाल किए गए हैं। एक इलेक्ट्रिक मोटर जो कि प्रपल्शन मोटर है वो क्या करता है कि वो फ्रंट व्हील को ड्राइव करता है और दूसरा मोटर जो है जनरेटर मोटर वो बैटरी को चार्ज करता है। दुनिया भर में ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी पर काम होना शुरू हो गया है और भारत क्या उसके लिए तैयार है? इलेक्ट्रिक गाड़ियां या हाइब्रिड गाड़ियां उसका एक पहला कदम मान सकते हैं। यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे जल्द।